मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं दोस्तों, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक मैराथन क्लास हिंदी की, जो वास्तव में एक बहुत अच्छी क्लास है। और मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आज कि हिंदी क्लास में जो एक बहुत 200 प्रश्न की एक प्रश्न श्रृंखला जो आपको दी जा रही है, वो एक अहम श्रृंखला है। बहुत सी परीक्षा आप पास किए होंगे, बहुत सी परीक्षा आगे पास करेंगे, लेकिन जब तक आप एक अच्छी प्रैक्टिस से होकर नहीं गुजरते हैं, तब तक आपको ये पता नहीं चलता है कि हकीकत में हमें कैसे चुनाव करना है और कैसे मुझे प्रश्न का जवाब देना है। उन्हीं प्रश्नों के सही जवाब देने के लिए और उनका सही चुनाव करने के लिए हमने आज मैराथन क्लास आपको दे रखी है। और आप देखते हैं किस तरीके से आप इस मैराथन क्लास में कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इसी के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे प्रारंभ होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसे क्या कहा जाता है? तो कहता है, देखो पहले लिखा हुआ है शब्द लिखा हुआ है, फिर लिखा वर्ण लिखा हुआ है, फिर पद लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है। तो सबसे छोटी जब इकाई की बात करें तो सीधा सीधा ऑप्शन आपके पास वर्ण है। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फटाफट। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? जब मौखिक की बात की जाती है तो बिना ध्वनि के कभी भी कोई भी वर्ण उच्चरित नहीं होता है। इसीलिए कहता है भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होगी वो आपकी क्या होगी? ध्वनि होगी। ऑप्शन आपका ये सी है आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया था। और फिर लिखा हुआ है, कहता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? सार्थक का मतलब होता है जब कोई अपनी अभिव्यक्ति को, जब कोई अपनी बात को किसी न किसी शब्दों में व्यक्त करता है, और शब्दों में जब व्यक्त करेगा तो भैया उसकी इकाई क्या होगी? तो कहता शब्द होगी। तो ये ऑप्शन आपका वी था। हिंदी वर्णमाला में मूल कहता स्वर कितने हैं? अब यहां बात आती है, कहता है 4 हैं, 7 हैं, 11 है। तो मैंने पढ़ा था कि मूल स्वर जो है, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, ए और ओ और ऋषि मिलाकर के जो हमारे मूल स्वर है उनकी संख्या कितनी थी? 11 थी। ये संख्या देखो ऑप्शन दिया गया है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर यहीं पर अगर बात करता कि स्वरों की संख्या जाए कुल कितनी है, तो कुल स्वरों की संख्या आपकी होगी 13। तो उसमें कौन से दो अयोगवाद जो स्वर हैं और शामिल हो गए, तो अंग और हा, कुल 13 हो जाती है। जब कुल की बात करें तब बात करें हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। देखो वहीं पर फिर बात आ गई। पहले मूल स्वर की बात कर रहा था, अब की कुल की बात कर रहा है। तो दो जो अयोगवाद स्वर हैं वो आपको अगर जोड़ दिए जाए तो 13 हो जाते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन बनता है कुल स्वरों की संख्या, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो गया। फिर कहता है कि हाँ, देख रहे हैं आप, जैसा कि जो बैच आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा के लिए बहुत अच्छा सा बैच दिया जा रहा है। और आप जाएं एग्जाम वेब ऐप पर जाकर के बहुत कम पैसे में आप इसे खरीद सकते हो और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, जिसका मूल्य बहुत कम रखा गया है, 199 रुपए। अगर आप चाहते हैं तो अपने साथियों को और स्वयं अपने आप को इस तरीके से अपने आप एड कर लें और इस तरीके से अच्छी तैयारी के लिए आप जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कुछ कहता है, पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यहाँ पर व्यंजनों की जो संख्या कहता है कि कितनी मानी गई है, तो कहता है यह ऑप्शन देखो 33 दिया गया है, 34 दिया गया है, 52 दिया गया है और 36 दिया है। मतलब जब बात कहता है कि वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई, तो यहाँ पर ऑप्शन सीधा सीधा सा आपके पास 33 ऑप्शन है। बस इतना सा आपको क्वेश्चन आंसर लगाना था आपको। अगला, जो ध्वनियां ना स्वर है ना व्यंजन है उन्हें क्या कहा जाता है? अच्छी जान, मैंने एक बात बताई थी आपको कि वे ध्वनियां जो कहता, एक चीज आती थी, मैंने आपको यहाँ बता भी दूं। कहता है एक बात शब्द आता था अयोग वाह, अयोग वाह। तो ये लिखा है आ धन योग और धन वाह, ये देखो शब्द लिखा हुआ है। योग माने होता है मेल, मेल का मतलब होता है कि वो वर्ण कहता है कि जिसका उच्चारण कहता है स्वर और व्यंजन के मेल से होना चाहिए। ना स्वर का जिसके साथ उच्चारण में मेल है और ना ही व्यंजन के, मतलब स्वर और व्यंजन की कोई भी ध्वनि नहीं दे रहा है, वो क्या कहता है अयोग वाह।
ऐसा अयोग वाहकी कहता है ना तो स्वर है भैया और ना ही व्यंजन है, कहाँ रखें, तो कहता अयोग वाह। और अयोग वाह में क्या आता था, अभी मैंने पहली बात कर दी थी आपसे, अंग और आहा, ये दो आते हैं, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन आपका सीधा सीधा बी ऑप्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है इनमें से, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, कहता है इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। कहता है कि स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, और जब स्वर स्वतंत्र होता है तो इसके मतलब रहता है कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं हो सकता है। व्यंजन तभी उच्चारित होगा जब उसके साथ स्वर का मेल हो। तो कहता है इसी में से बात कर रहा था, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है, तो भैया स्वर के बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया सकता था। यही ऑप्शन ए आपसे कह रहा था, इसी की चर्चा आपसे की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते पढ़ते हैं क्या कहता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कहता है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। अच्छी, कहता है आ से लेकर के ज्ञा तक के अगर सारे वर्णों को मिला दिया जाए, पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि जो वर्णों की संख्या 52 थी, लेकिन अब इस समय पढ़ेंगे तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, 53 हो गई है। तो अगर 53वां वर्ण कौन सा है वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो 53वां वर्ण ये आपका है, ये आप अपने आप को, चलिए फिर सही से बना कर दिखाता हूं, और ये 53वां वर्ण आपका शामिल कर लिया गया, ये 53वां वर्ण है ये। तो कुल वर्णों की संख्या अगर की जाए कितने हो गए, 53 वर्ण हो गए। अब 53 वर्ण कहता है कि जैसे कि माला में एक मोती होते हैं, सारे अगर जोड़ दिए जाए एक एक दो दो करके सारे, जब मोतियों को जोड़ दिया जाता है एक माला बन जाती है, ऐसे कहते हैं वर्णों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, वर्णमाला। बस ऑप्शन आपके साथ बी था, बहुत अच्छा सा ऑप्शन था आपके लिए। ये कहता है छा, तो देखो एक आपका वर्ण दिया गया है छा, इसके मतलब आपका संयुक्त है, संयुक्त वर्ण जो छा है, कहता है किसके योग से बना है, तो सब किसके योग से बनता है, तो कहता है मैंने पढ़ा था, देखो ऑप्शन दे दिया है का और चा दे दिया है, फिर कहता है का और शा दे दिया है, और का और खा ये खटकोना वाला का और सा, मतलब ऑप्शन बहुत सटीक आपसे दे दिए हैं। लेकिन हमने तो अगर थोड़ा सा पढ़ा होता है तो मिला होता है कि का और खा वही खटकोण वाला, मतलब होता है शटानन वाला शेख बनता है। तो इसके मतलब ऑप्शन सी, देखो ये ऑप्शन थी, और का पे थोड़ी सी गलती हो गई कहीं प्रिंटिंग में छापने में, तो वो का पे हलंत लगना चाहिए था, तो ऑप्शन आपका सी हो गया, सीधा सीधा ऑप्शन था आपका। यहीं पर अगर आपसे पूछा कि भैया बताओ कि भैया संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या आप कितनी बताई थी, 4, छा, त्रा, ज्ञा और आपका स्रा, ये इनकी संख्या पूछ सकता था कभी, लेकिन आप पूछी भी गई है हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो देखो 4, ये देखो 4 ऑप्शन दिया गया, लगा देते। कौन होता है, कहता है भाई छा होता है, फिर कहता है फिर क्या होता है, फिर कहता है त्रा होता है, फिर क्या होता है, कहता है ज्ञा होता है, और कहता है फिर क्या होता है, कहता है स्त्री वरस्त्रा। ये आपका ये देखो दिए गए हैं, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 है। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, सबसे पहले अगर ये बात मालूम हो जाए कि अंतस्थ व्यंजन मेरे कौन कौन से होते हैं, अच्छी यही बात होती कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे वो अल प्राण होते हैं और सघोष होते हैं, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। तो कहता है अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन में सबसे पहले हम क्या करें भैया कि या, रा, ला और वा, ये देखो आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो कहता है निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो इसके मतलब हमारा या देखो दिया गया, इसके मतलब यही पूछ रहा था मुझसे, यही अंतस्थ व्यंजन हमारा है। इसी में कभी कभी ये पूछता है कि रा क्या है, रा को किस नाम से जाना जाता है, फिर कहता है कभी ला से पूछ लेता है ला को किस नाम से जाना जाता है, तो कहने मतलब है ये आपका रा जो है और ये रा, तो कहते मतलब इसमें एक पार्श्विक व्यंजन है, तो कहते मतलब ये आपका रहा लुंठित व्यंजन, तो रा को लुंठित कहा जाता है और ला को कहता है पार्श्विक व्यंजन। ये दो नाम भी याद रखना है, कभी कभी आ जाता है कभी कि रा को कहता है किस व्यंजन की श्रेणी में और किस नाम से पुकारा जाता है, तो ध्यान रखें जो रा है आपका लुंठित व्यंजन है और जो ला है वो आपका पार्श्विक व्यंजन है। दो बातें बहुत अच्छी सी हैं यहाँ पर, ये भी आपको मैंने बता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर फटाफट चलते हैं, पढ़ते हैं आप, किस वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। अच्छा सीधा सीधा तो क्वेश्चन मुझसे कर रहा है कंठ है, इसके मतलब अगर हम का वर्ण को पढ़ें का खा गा गाएंगे यहाँ, फिर चा वर्ण को चा छा जा जा वहां,
तो का वर्ण, जो का वर्ण के जो अक्षर है, वर्ण है, का खा गा घा इंगिया, वो सब कंठ हैं। तो इसके मतलब कंठ की बात करा है। किस वर्ग के वर्णों का उच्चारण कंठ है? तो कहता है कौन सा वर्ग? तो देखो का वर्ग लिखा, तो का वर्ग का ये होता है। और कहता है फिर ये देखो चा वर्ग लिखा हुआ है, फिर टा वर्ग लिखा हुआ है, ये देखो ता वर्ग लिखा हुआ है। फिर कहता है तो इसके मतलब है चा वर्ग का उच्चारण क्या होगा? भाई तालब होगा। तो चा वर्ग तालब, ये देखो तालब दिया गया है। फिर कहता है कि टावर का क्या होगा? फिर कहता है ये टावर की मूर्धन है, मूर्धन है। ऐसे ही आपको ये देख दिया गया था। तो इसी तरीके से बड़ों का मुझे कहता है ये वाला कंठ की बात मुझसे कर रहा था, इसी की बात मैं आपसे पूछ रहा था। कहता है स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखो 33 दी गई है, 30 दी गई, 25 दी गई। लेकिन हमें क्या करना था, पहले यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या में ऐसा लिखा होता था 25 और +2। ये क्या मतलब दो जो होते थे हमारे उच्छिष्ट व्यंजन होते थे। उच्छिष्ट व्यंजन कौन थे? जिनको द्वितीय व्यंजन कहा गया था। तो उसमें क्या होता था, देखो ये सड़क वाला बना था और ये हमारा पढ़ने वाला बना होता था, ये दे। तो इनको पहले शामिल किया गया था इसमें से। तो कहता है कुल मिलाकर के जब पूछा कि कहता है स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो पहले तो हम लोग क्या बताते थे 25 धन 2 मतलब 27। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो सीधा सीधा मैंने ऑप्शन आपको 25 लगा दिया। जो वर्ण नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अच्छी कहता है नाक और मुंह दोनों से बोले जाए तो क्या मतलब अनुनासिक। इसके मतलब शब्द को अगर यहां से देखा जाए तो अनुनासिक कहता है, निरुनासिक कहता है, अंतस्थ कहता है, अयोग्यवाक कहता है। अयोग्यवाक की बात हो चुकी है, अंतस्थ की बात होती है, निरुनासिक की बात हो चुकी है। अनुनासिक मतलब, अनुनासिक के मतलब होता है जो उच्चारण जिसका नाक से हो। अनुनासिक में कौन आएगा भैया? तो देखो पहले थे कावड़ कांतिम का होता है काका गागा इंगिया, देखो ये चाचा जा जा वहां, देखो वहां ये हो गया। ऐसे टाटा दादा अड़ा, तो ये देखो अड़ा हो गया। मतलब यही जो आपके वर्ण हैं ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। मतलब होता है जो 5 वर्ग है, 5 वर्ग का अंतिम वाला वर्ण होता है जो 5वां, वही आपका अनुनासिक वर्ण होता है। बहुत स्मरणीय चीज है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ देखिए आप, एक बहुत अच्छी सी बात जो हमारी हमको जो दिखाई जा रही है कि एक होम गार्ड का बैच बहुत ही कम पैसों में एक अच्छी तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं, आपके साथीगण हैं, काफी आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, यदि पढ़ना चाहते हैं पूरा बैच, एक अच्छा लाभ पाना चाहते हैं, तो कहता है कि उसकी कीमत जो है केवल 99 रुपए रखी गई है। और एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर जाएं और अपना बैच ले सकते हैं। और बहुत अच्छी तैयारी आपको कराई जा रही है। अगर आपको बात करनी है तो देखो फोन नंबर भी नीचे दिए गए हैं, इन फोन नंबर से भी बात कर सकते हैं आप। मां वर्ण किस श्रेणी में आता है? देखो मां वर्ण किस श्रेणी में आता है। देखो अब बात बड़ा गजब कर रहा है यहां से। तो कहेंगे पढ़ावे की श्रेणी में, अब दंत वालों में कोई श्रेणी थोड़ी ना होती है, ना तालब वालों की श्रेणी होती है, ना कंठ बेताड़ी। मतलब अक्षर की बात की है किस श्रेणी में आता है, इसके मतलब है ये अगर पा लिखें और फा लिखें, पा फा मां ऐसे, तो उसी में कहता है कि मां दे दे आता। ये देखो मां, तो ये क्या मतलब पंचमा अक्षर ये श्रेणी में आता है, इसका यही आता है पा फा बा भा मां। तो ये पा फा बा भा और मां, ये देखो पांचवा हो जाता है 1 2 और ये 3, ये 4, ये पांचवा। ऐसे ये पा वर्ग में अक्षर आता है, पांचवा अक्षर है। तो ये पूछ रहा था आपसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए, चक्रन डाल देता आपको। हाँ का उच्चारण स्थल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो हा का उच्चारण स्थल, भले हा को एक हकार वर्ण भी कहा जाता है। और ये जो हकार वर्ण है ये हमारी जो उच्चारण के स्थल पर अगर देखा जाए तो कहता है ये स्थान जो है अपना कंठ धारण करता है। जो का वर्ग का उच्चारण है, जो खा वर्ग है, का वर्ग, घा वर्ग, उसी वर्ग में इसका उच्चारण होता है। ये आपका कंठ का उदाहरण है,
हा का उच्चारण स्थल क्या है? तो आपका कंठ है। बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। विसर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो कहता है विसर्ग का उच्चारण स्थल क्या है भैया? तो विसर्ग भी जहां से कहता है हा बोला जाता है वहीं से विसर्ग का भी उच्चारण होता है। तो कहे मतलब कहां पर होगा? तो कहता है ये कंठ दिया गया, ऑप्शन आपका बी था। बहुत बढ़िया था। हिंदी व्याकरण में ऋषि को क्या माना जाता है? भैया ऋषि को क्या माना जाता है? अगर हम स्वरों को श्रेणी क्रम में लगाएं तो दो बातें याद रखने वाली बहुत हैं कि आ से लेकर के अंघा तक जो कुल स्वरों संख्या जो 13 दी गई है, तो अगर पूछे कि ऋषि का जो है श्रेणी क्रम में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये आपका 7वां स्वर है ऋषि। तो ये आपका स्वर है। जैसे आ ई उ ऊ, ये 6 वर्ण हो गए, 7वां आपका ऋषि आता है। ऐसे 7वां स्थान, ये भी याद करने वाली बात है आपकी। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट, वर्णन, अच्छा बहुत बढ़िया, कहता है शब्द का भी भेद होता है, रूप का भी भेद होता है और रचना बनावट का भी वर्णन होता है। तो क्या कहलाता है? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अच्छी देखो, शब्द का भेद, रूप, बनावट, बनावट आएगा तो आएगा किसमें? तो कहता है कि भैया वर्ण विचार में तो आता नहीं है, सीधी सीधी बात। और शब्द की तो बात ही पूछ रहा है, और छंद विचार आता नहीं। ऑप्शन आपका बी और सी था, सीधा सीधा। तो क्या ले जाए? तो अब हमें बात रूप तक तो आ जाती है शब्द में, लेकिन जब बनावट की जब बात आएगी तो भैया यही हमारा जो होता है वाक्य में चला जाता है। यही याद रखने वाली बात ये था। तो कहने वाला है कि बीच में शब्द विचार, तो शब्द विचार के अंतर भी आता है। तो ये आप बात को याद रखना है। रा व्यंजन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये बात मैंने आपको पहले से ही आपको बता दी थी। अभी जब मैं यारा ला पढ़ा रहे थे तो रा को देखते थे क्या कहते हैं भैया, लगाओ भैया। देखो नासिक है नहीं, ऑप्शन ये देखो खत्म है। उक्षिप्त है नहीं, जे खत्म हो गया। बात यहां से ए और बी में पकड़ी जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो कमला भाई हमने कहा था रा जो है आपका लुंठित व्यंजन है, इसको प्रकंपन व्यंजन भी कहा जाता है, और ला को जो है पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर रा की बात की जा रही थी, आपको सी प्रकंपित कह देते या लुंठित, दोनों बातें आपको सही हो जाती। ला व्यंजन किस प्रकार का व्यंजन है? अभी बात की जा रही थी, उसी की बात फिर आ गई है। तो कहते हैं ला किस वर्ग का? तो भैया पार्श्विक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वही आपके साथ ऑप्शन आ गया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे। एक अच्छी प्रैक्टिस जो होती है वो तभी हो पाती है जब कहीं आप एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे अच्छी सी कहता है ये प्रश्न श्रृंखला के साथ जुड़े हों, और उसमें जब अध्ययन कर रहे होते हैं तब मुझे इस बात की चर्चा हो जाती है। एआई का उच्चारण स्थल क्या है? कहता है कंठोष्ठ। अगर कंठ ओठ की बात करें यहाँ पर ओ होना चाहिए था, है ही नहीं, ये सब मामला गड़बड़ हो गया। कहता है एआई कंठ और तालव, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन होता है। ये देखो यही ऑप्शन दिया गया। अब भैया ओष्ट में क्या होता है? पापा बा माँ वाला होता है ओष्ट। तो ये मतलब ऑप्शन आपके ये सब गलत थे, सीधे सीधा ऑप्शन आपका बी था। 25 ओ औ का उच्चारण स्थल, अभी यही पूछ रहा था, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपसे। कहता ओ का उच्चारण स्थल क्या है? मैंने अभी बताता है कंठोष्ठ होता है, तो कंठोष्ठ सीधा ऑप्शन दे दिया था। देखो ये दिया गया ऑप्शन बी, कंठोष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 26, वा का उच्चारण स्थल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। वा का कहता है उच्चारण स्थल क्या होता है? तो कहता है कि हम लोग क्या पढ़ते थे, कंठ। कंठ तो भाई नहीं भैया, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तालु, तालु होता नहीं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी और सी में संघर्ष कर रहा है। तो बी में क्या कहता है कि मतलब वा का उच्चारण दंतोष्ठ में होता है। वाह, तो ये क्या मतलब भाई हमारा साथ लिखा हुआ है दंतोष्ठ, ये पूरा बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। दंतोष्ठ में वाह का उच्चारण होता है। जब एक ही शब्द में दो वर्ण लगातार आए तो उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब एक ही शब्द में कहता है दो वर्ण लगातार आए तो वो कहता है द्वित्व कहलाता है, सीधे सीधा ऑप्शन होता है। तो कहां लगा दें? ये द्वित्व व्यंजन का ये बात। एक ही कहता है एक ही शब्द में, जैसे कहते हैं हम ये कहते हैं ये ला था, ये भी ला लिखा हुआ है, ये होगा द्वित्व व्यंजन। ऐसे हमारे ये लिख दें दो अक्षरों का, ये द्वित्व की बात।
जब एक ही ज्ञा ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना? यार बहुत अच्छी बात है। अगर ज्ञा को देखा जाए तो देखो ज्ञा ये लिखा हुआ है, ज्ञा देखो ये लिखा हुआ, ज्ञा तो ऐसे पढ़ जाता है, लेकिन छत्र ज्ञा वो भी लिखा हुआ है। तो ज्ञा वर्ण किन वर्णों के? तो मतलब जा और वा। कहां पर लिखा है जा और वा? तो जा और वा देखो पहले में लिखा है, यहाँ तो है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन आपका ए था, जा और वा के वर्णों के मिलते बना हुआ था। यहाँ पर हम तो लगा देते, काम हो जाता पूरा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? बहुत बढ़िया बात। तो सबसे पहले क्या आता है भैया? सबसे पहले ध्वनि, फिर क्या आएगा? फिर वर्ण होगा, वर्ण के बाद क्या होगा? शब्द होगा, शब्द के बाद क्या होगा? पद होगा, पद के बाद क्या होगा? वाक्य। मतलब सबसे छोटी चीज कहता है यहां पर जो मौखिक इकाई होती है सबसे, वही सबसे छोटी होती है। मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि से फिर क्या होता है? वर्ण। वर्ण से क्या होता है? शब्द। शब्द के बाद क्या होता है? पद। पद के बाद वाक्य। ऑप्शन आपका बी। ये बहुत याद, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है। वर्ण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ये वर्ण का क्वेश्चन देखो कई बार पूछा गया है। वर्ण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के मुख्य रूप से भैया दो ही भेद होते हैं। सीधा कहता है वो कौन कौन से होते हैं? वर्ण कहता है पहला तो वर्ण जब होगा तो कहता है कि वर्ण से मिलकर के क्या बनेगा भैया? तो कहता है स्वर होगा तो भैया एक व्यंजन होगा। सीधी सीधी बात है। वर्ण दो ही रूप में बटे हुए, स्वर और व्यंजन में। स्वर और व्यंजन की बात कर रहा था आपसे। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि ये पुलिस की एक बहुत बम्पर अच्छी भर्ती जो आज चल रही है, और उसके लिए आप एक अच्छे उम्मीदवार हैं। अगर एक सक्सेस स्कोर चाहते हैं आप, तो हमारे एग्जाम वेब पर जाएं और जाकर के तुरंत ही जाकर के बैच खरीदें, और उस पर जाकर के आप अच्छे से प्रैक्टिस के माध्यम से, अच्छे तथागत चुने गए क्वेश्चन के माध्यम से एक अच्छी से तैयारी, एक लंबे अनुभव के साथ जो आपको दी जा रही है, एक अच्छे से मतलब प्रश्न श्रृंखला के साथ दी जा रही है, आप अपने साथियों को बताएं और वो आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, हमारे बात करना चाहते हैं, तो फोन नंबर ये दिए गए हैं, आप बात करते हैं 7390 86 85 26, और दूसरा नंबर है 9643 62 62 पर बात कर सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चा छा जा झा को किस प्रकार के व्यंजन कहा जाता है? भैया क्या कहा जाता है? तो चा छा जा जो होते हैं हमारे स्पर्श संघर्षी नासिक अंतस्थ, उसमें आता नहीं, उसमें से शाखा सा आता है यार, अलाव आता है। अरे नासिक में भैया अभी बता ही चुके थे पीछे, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। सीधा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। कहता है वे वर्ण जिनके उच्चारण में कहता है वायु का संघर्ष होता है, इसीलिए उनका नाम पड़ा है संघर्षी। कहता है षटकोण वाला लिखा हुआ है का उच्चारण स्थल क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है साकार षटकोण वाला का उच्चारण स्थल क्या है? तो इसका होता है मूर्धन। देखो ये लिखा, दंत तो होता नहीं, ये गलत हो गया। तालब से कोई मतलब नहीं है, कर्ण से है ही नहीं, सीधा सीधा मूर्धन का स्थान होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था आपके लिए। सा सर्जम वाला कहता है इसका उच्चारण स्थल क्या होता है? तो कहता है कि सा सलजम सा, तो कहते मतलब इसका स्थान जो होता है मूर्धन तो होता नहीं है, दंत है नहीं। ऑप्शन बचा हुआ था एक आपका तालब, यही आपका बचा हुआ था क्वेश्चन, आपका यही था। तालब स्थान होता था सलजम वाले का स्थान उच्चारण के लिए। सा सपेरा वाला आपकी जगह पहुंच दिया, बात तो वही कह रहा है। तो कहता है सा सपेरा वाला का उच्चारण स्थान क्या होता है? कहता है दंत स्थान होता है, तालु होता नहीं है। ये सब गलत है। ये इस तरीके से दंत जो होता है वो सा सपेरा वाला का उच्चारण स्थल होता है। बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ देता है परीक्षा में, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब तक आपको कंसंट्रेट नॉलेज नहीं होता है, जब तक आप स्ट्रेटेजिक ढंग से आपकी तैयारी नहीं करते हैं और पूरा फोकस उस सब्जेक्ट पर नहीं करते हैं, तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक अच्छी से तैयारी तभी होती है जब एक अच्छे से प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से आप गुजरें। जिनका उच्चारण कहता है ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? 35वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिन
का उच्चारण ऊपर दांतों पर, कहता है दांतों पर, और ये जीभ, दांतों पर जीभ, सीधा सीधा दंत। ऑप्शन ही क्वेश्चन का चुनाव कर रहा था। हिंदी में अर्धस्वर कौन कौन से माने गए हैं? बहुत बढ़िया है। तो कहता है कि कुछ अर्धस्वर संख्या जो दी गई है, तो कहता है कि या, रा, ला और वा, ये चार जो वर्ण दिए गए हैं, ये तो देखो दिए गए ये, तो हमने अभी इनकी बात की थी आपसे। कहता है अंतस्थ व्यंजन के अंदर, अंतस्थ व्यंजन में जो होता है, कहता है या और आपका वा, ये दो वर्ण होते हैं, इनको अर्धस्वर कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई है कोई ऐसा या वा वाला? या वा वाला इसमें तो है नहीं, इसमें कोई नहीं है। इसमें से पहला ही ऑप्शन था या और वा, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। अच्छा, अगर की बात कर लेंगे क्यों कहा जाता है, तो या देख लो। तो कहते हैं मतलब या जो है इसलिए है और वा इसलिए है। इसका जो निर्माण हुआ है, तो कहता है ई और धन आ, ई और आ को अगर मिलाया जाए तो कहता है या बन जाता है, और कहता है ऊ और धन आ मिलाया जाए तो कहता है ये का वा बन जाता है। बस यही है कि दो, कहता है कि स्वरों के मेल से कहता है या का उच्चारण निकलता है, ऐसे वा का उच्चारण दो स्वरों के मेल से निकलता है, इसे इनको कहता है अर्ध स्वर। पीछे वाला क्वेश्चन था, यहाँ बात क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु और कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? तो अधिक, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु, अधिक प्राण शक्ति का प्रयोग हो तो महा में चला जाता है, कम प्राण शक्ति, कम वायु उच्चरित करने में खर्च हो लगे तो कहता है वो अल्प प्राण होता है। तो देखो ये ऑप्शन दिया गया है जे, और बाद बाकी ऑप्शन कोई भी नहीं था। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? कहता है महाप्राण, अल्प प्राण, ऊष्म, अंतस्थ। तो ये मतलब हमें यहां से काट दें तो दो ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही चले गए, उसमें मुझे कुछ करना भी नहीं था। फिर कहता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब 1, 3 और 5, और 1, 3, 5 जो होता है ऐसा हमारे अल्प प्राण में होता है, तो संज्ञा ये दी गई है। अगर दूसरा और चौथा हो जाता तो ये हो जाता है महाप्राण। ये ध्यान रखना है। कहता है वर्ग का जो होता है फर्स्ट, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है, और अगर दूसरा चौथा वर्ण होगा वो आपका महाप्राण होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन आपको मिल गया पहला, तीसरा और पांचवा, तो अल्प प्राण हो गया आपका, ये आंसर है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, अभी दूसरा चौथा वर्ण की बात हो रही थी, दूसरा चौथा वर्ण जो होता है वो आपका महाप्राण होता है। सीधा सीधा आंख ही मीच लो, आंसर लगा दो, ऑप्शन बी हो गया। कहता है ये आपके जो उच्छिष्ट व्यंजन दिए गए हैं को किस प्रकार के व्यंजन कहा जाता है? अभी पीछे से बात कर रही है, यही उच्छिष्ट व्यंजन है। तो उच्छिष्ट व्यंजन को क्या कहा जाता है? तो आंसर ही में दिया गया, उच्छिष्ट जान ले गया, आंसर लगा दो, सीधी पढ़ने वाली बात थी। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उनके नीचे क्या लगाया जाता है? जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उनके नीचे भैया हलंत लगाया जाता है। तो देखो हलंत ये वाला ऑप्शन दिया गया है, और हलंत का देखो ऐसे ये चिन्ह है आपका, लगा लो भैया, किसी भी लगा दो, जैसे का है और का पे हलंत लगा देते, ये का बन गया, बस यही हलंत करते हैं। कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? एक मात्रा का समय, दो मात्रा का, दो मात्रा से अधिक का समय, और जब दो मात्रा से अधिक भैया समय लगेगा तो क्या होगा भैया? पुल्ल स्वर होगा। ये मतलब ऑप्शन कहीं दिया गया होगा इसमें जरूर। तो ये तो मूल की बात कर रहा है, दीर्घ की बात कर रहा है, यहां की बात कर रहा है, ये आपका प्लुत स्वर कर रहा है। अच्छी प्लुत स्वर क्या है? इसी प्लुत स्वर को संगीत का स्वर, गीत, काव्य का स्वर, गीत का स्वर भी कहा जाता है। यही ओंकार भी स्वर है, इसे याद रखने की जरूरत है। और भैया इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो प्रतीक है ये, अथवा ये ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी बना होता है। ये आपको दो चिन्हों को प्लस स्वर के में कहा जाता है। बहुत अच्छी सी बात आपको बताई जा रही है, और बहुत अच्छी तरीके से सीखें। ओम किस प्रकार के स्वर की बात करता है? अभी बात जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कहता है क्या है ओम? जैसे बात करते हैं ओ,
तो काफी देख एक ही वर्ण का कतः ध्वनि के साथ में और कतः लंबे समय तक उसका उच्चारण किया जाता है, तो 3 चुटकी से अधिक का समय है। यही प्लुत की बात है, यही पे प्लुत की बात कर रहा था, प्लुत स्वर है। देवनागरी लिपि में कौन सी ध्वनि मौजूद नहीं है? कहता है मूर्धा तो है भैया, हमने मूर्धा भी पढ़ा था, अभी पढ़ चुके हैं, मूर्धा है भैया, ये तो पक्का है। कहता है कंठ है भैया, ये भी पढ़ चुके हैं। दंत यही पढ़ा, लेकिन गिरिबा की ध्वनि ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं है। तो बस यही ऑप्शन आपके लिए था, यही ऑप्शन आपका उत्तर है। देवनागरी लिपि में कौन सी ध्वनि मौजूद नहीं है? तो गिरिबा की ध्वनि मौजूद नहीं है। कहता है विराम चिन्हों के जनक किसे, विराम चिन्हों के जनक किसे माना जाता है? तो विराम चिन्हों का जनक, अब देखो इसमें पाणिनि लिखा है, धीरे द्विवेदी लिखा है, भरत मुनि लिखा है, कामता प्रसाद गुरु लिखा हुआ है। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो भरत मुनि भैया यहाँ कहाँ थे? भरत मुनि तो नाटक रसों में थे वगैरह, तो यहाँ तो है ही नहीं, कहीं इनका नाम ही नहीं है। तो सीधा सीधा इनकी बात खत्म हो गई। कहता है पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक, तो वहां पर व्याकरणाचार में कोई ऐसी बात नहीं बताएगी, धीरे धीरे ये क्या, जय ऑप्शन खत्म, जय ऑप्शन खत्म, जय ऑप्शन, सीधा सीधा कामता प्रसाद गुरु में अर्थ लगा दो। कहते हैं विराम चिन्ह के जनक किसे माना जाता है? कहता है कामता प्रसाद गुरु। कहता है इन्हें कितने विराम चिन्हों की बात की? उन्हें 20 विराम चिन्हों की बात की गई। हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, देखो जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वही आपके सामने आगे क्वेश्चन प्रकट हो गया। इसलिए जब कोई चर्चा की जाए तो उसकी बात को बहुत गौर से सीखना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न के बाद में एक चर्चा में भी एक प्रश्न और उसका उत्तर छिपा होता है। हिंदी में विचार करने वाली संख्या कितनी है? तो मैं 20 बता रहा था, 20 चर्चा सीधी लगा दो भाई, ये कामता प्रसाद गुरु जी। ठीक है, कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? अच्छा, तो भैया अंग्रेजी भाषा से कौन सा नहीं लिया गया भैया? अल्प विराम, कहता पूर्ण विराम। अच्छा, यही बात कह रहा था ना। तो ये मतलब 47 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक तो ले लिया गया, ठीक है, जे वाला ले लिया गया है। अगर पूर्ण विराम अंग्रेजी में बात करें तो भैया अंग्रेजी में पूर्ण विराम देखो जे लिखा हुआ है, और अगर हिंदी में पूर्ण विराम की बात करें तो भैया देखो जे लिखा हुआ है। बस ये बात है। तो कहता है कहां भैया, देखो ये अंग्रेजी रही, कहां ये अंग्रेजी है, और कहां ये देखो हिंदी, अंतर है। तो कहता है कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो मतलब पूर्ण विराम नहीं लिया गया, मतलब यही ऑप्शन लगा दें, जे वाले ऑप्शन सब्जी खत्म। अच्छी योजक, योजक कहां लगाते थे? जैसे हम लोग लिखते थे भैया दुख और सुख, ऐसे लगाते थे। योजक चिन्ह हम यहाँ पर लगाते थे किसी चीज को जोड़ने के लिए, योजक का प्रयोग क्यों होता है? अल्प विराम, कहता है जब कोई बात श्रेणी में दी गई, कहते हैं राम, मुकेश, ऐसे लिखे जाए, सुरेश, ऐसे किसी श्रृंखला में कई नामों का उल्लेख किया जाता है, तो उसे हम कामा से अलग कर देते हैं, यही आपका अल्प विराम था। प्रथमाचक तो आप जानते ही हैं। भैया चेंज नहीं हो रहा है। सबसे देखिए, एक हम अपनी बात कहा करते थे जब अपनी ऑफलाइन क्लास दिया करते थे बच्चों की, कि चाहे कितना भी समय हमारे जीवन में आए, लेकिन उस समय का तुमने अगर सही सदुपयोग नहीं किया तो वास्तव में आप जीवन में कभी सफल प्रतिस्पर्धी वाले छात्र नहीं बन सकते। उस समय का सदुपयोग करना ही तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका। ऊंचा कहता है जहां वाक्य की गति समाप्त हो जाए वहां किस प्रकार का प्रयोग होता है? छूट गया। तो कहता सुख दुख के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो सुख और दुख, मैं अभी इनकी बातें कर रहा था, पाप पुण्य, सुख दुख, आना जाना। तो कहता है दो शब्द जहां पर कहीं एक दूसरे के विलोमार्थी होते हैं उनके बीच में, या कभी कभी वही शब्द एक दूसरे के जेंडर के हिसाब से भी एक सहसंबंध स्थापित करते हैं, तो भैया योजक चिन्ह होता है। तो सीधा सीधा लगा दो, ये भैया योजक है। योजक ने जोड़ना, जैसे माता पिता जोड़ते थे, जहां वाक्य की गति समाप्त हो जाए वहां किस प्रकार का चिन्ह लगता है? तो भैया अंग्रेजी में तुम क्या लगाते थे? फुल स्टॉप। हिंदी में क्या लगाएंगे?
कोई बात होते, साधन सादे होते हैं, करण कारक सीधा सीधी। दुनिया में जितने सारे चाकू से, छुरी से, बंदूक से और लाठी से, डंडे से, हाथों से, बस सीधी बात, करण कारक। कहते हैं कानों सुनी में कौन सा कारक है, मतलब कानों द्वारा सुनी गई बात है। किसके द्वारा? साधन क्या होगा? कान है, कर्ण कर लगा दो बक्से। कहते भारत में हिंदी किस रूप में मान्य है? भारत में भैया मातृभाषा नहीं है ना, महिला का धोखा हो जाए, राजभाषा नहीं बन पाई, तकनीकी है नहीं हमारा राजभाषा, सीधा सीधा। कहता है कि हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 को। सीधा से क्वेश्चन याद रखो, धोखा हो जाए। कहते हैं संविधान के किस भाग में राजभाषा के, संविधान के किस भाग? 17 में कहता है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कहता है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। सीधा सीधा ऑप्शन अपना याद रखो, बीजी खेर थे राजभाषा के दे। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखो ऑप्शन जे देखो सही थी, ऑप्शन दिया गया। और क्वेश्चन नंबर 100, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। ये आपको 100 क्वेश्चन की एक श्रृंखला मैंने पूरी कर दी है। चलते हैं 200 नंबर, क्योंकि मुझे टॉप 200 क्वेश्चन मुझे पढ़ना है आज पूरी मैराथन श्रृंखला में, और इससे कोई भी क्वेश्चन परीक्षा से निकल के नहीं जाएगा, विश्वास और दावे के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 101, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ये पाली, यहां तो खत्म हो गया, क्योंकि सबसे पहले भाषा संस्कृत आनी चाहिए थी, और संस्कृत के बाद फिर आई थी, कहता फिर पाली आई थी, इनमें प्राकृत लिख दिया, ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन बी संस्कृत, पाली, प्राकृत, भ्रंश, खड़ी बोली। ऑप्शन आपका सीधा सीधा याद कर लो, ये भाषा के विकास के क्रम में बहुत अहम क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अच्छी, जब हमने कहता है कि शब्द के जो रूप दिए गए थे ना, कहता है कितने रूप से, कितनी प्रकार से शब्द वर्णित किए गए हैं, कितने उनके स्रोत हैं, क्या उनके उद्गम है, क्या है। तो वहां पर ये 4 प्रकार दिए गए थे, तत्सम होता है, तद्भव होता है आपका, हाँ भैया होता है, देशोद विदेश होता है। वहीं से हिंदी भाषा का एक परिवार बना हुआ है, कुछ भारत है और कुछ यूरोप है। तो भारत और यूरोप को मिला दिया जाए, क्योंकि हमारी भाषा में कुछ यूरोपीय भाषाओं के भी शब्द हमारे भाषा में सम्मिलित हैं, और अपनी संस्कृत भाषा और हिंदी के भी शब्द हैं, इसलिए भाषा का परिवार जो होता है भारोपीय कहलाता है। 102 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। रसों का जनक किसे कहा जाता है, या कहते हैं प्रवर्तक किसे कहा? दोनों बातें कभी पूछ जाता है कि रसों का प्रवर्तक या जनक, दोनों में कोई पूछ सकता है। तो सीधा सीधा आंसर है भरत मुनि। अलंकार में होता तो भामा और मम्मट आ जाता, लेकिन बात यहाँ पर रसों की हो रही थी। कहता है आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितने? आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले अपने 8 रसों का प्रयोग किया था। तो 8 रस में कहां आंसर है अपना? ये 8 रस। शांत रस उन्होंने नहीं दिया, शांत रस बाद में जोड़ा गया था। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, जिसे भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया था? तो जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वही बात आ गई। कहता है कि जिसे भरत मुनि स्वीकार नहीं, शांत रस। कहता है फिर क्या होता है? निर्वेद माने शांत होता है, निर्वेद। ये देखो दिया गया है, ये देखो, ये अगर यथा जी शोक हो जाता, जे उत्साह दिया गया है, जे रति श्रृंगार का दिया गया है, तो निर्वेद आपका शांत रस का स्थायी भाव होता है। सीधा सीधा आप जानकारी करें, शांत रस का स्थायी भाव क्या है जिसे भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया? शांत रस का स्थायी भाव क्या है जिसे भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया था? भैया ऑप्शन कहां से? 105 में देखो नहीं। हेलो सत्यम, शांत रस का स्थायी भाव क्या था जिसे भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया था? ये क्वेश्चन 6 गायब है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो कहता है एक वर्ण, ये बात का ऐसे खा में जो ना कोई वर्ण हो बार बार आए, ऐसे का उच्चारण। तो कहता है अनुप्रास, सीधा सीधा अलंकार है। कनक कनक वाला आता है, काका वाला ये सीधा उच्चारण है, अनुप्रास अलंकार उदाहरण है। फिर कहता है कनक कनक से सौगनी मादकता दिखाए या खाए बोरा वाला, सीधा सीधा आपका एक अलंकार का भाषा का प्रयोग कर दिया गया है। तो कहना मतलब एक शब्द जो है, कहता है 2 समान शब्द दिए गए हों, लेकिन दोनों के अपने एक से ज्यादा अर्थ नहीं होना चाहिए। तो कहता है एक से ज्यादा अर्थ नहीं, तो फिर क्या होगा? तो कहता है कि एक से ज्यादा अर्थ ना देने वाला शब्द क्या हो सकता है? तो शब्द क्या होगा आपका? ये मक अलंकार कक्षा 1 में पढ़ के आए थे।
कक्षा 1 से पढ़ के आए यमक अलंकार, सीधा सीधा। कनक माने सोना और कनक धतूरा होता है, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, ये चिपके। तो चिपके भैया होता है तो यमक तो होता नहीं है, उत्प्रेक्षा होता नहीं है, अनुप्रास होता नहीं, सीधा सीधा श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहीं पर श्लेष अलंकार होता है। रही मन पानी राखिए और बिन पानी सब छून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। जहां पानी शब्द कई बार प्रयोग हुआ है इस दोहे में, और उस पानी के अलग अलग कई अर्थ हैं, इसलिए वो आपका श्लेष का उदाहरण होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? अभी बात करें श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। हास का हास होगा और शोक का और विस्मय का, ये आप स्वयं अपना जानकारी करें। रसराज किस राज को कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। कहां पर आंसर है? ऑप्शन सी, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। उपमान और उपमेय के अभेद रूप को क्या कहा जाता है? जाता है उपमान, कहते उपमान में, और कहता है उपमेय की जहां संज्ञा दे दी जाती है वो रूपक अलंकार बन जाता है। यही रूपक अलंकार आपको दिया गया था। मैया मैं तो चंद खिलौना नहीं हूं, देखो मैया मैं तो चंद खिलौना, चंद्रमा सा, इसके मतलब है यहाँ पर जहां पर कहता है जैसा तैसा से समान साथ अगर शब्द को कहते विलोप कर दिया जाए लेकिन तुलना बराबर बनी रहे तो बस वही आपका रूपक है। ये देखो रूपक अलंकार, सीधा सीधा आंसर। हनुमान की पूंछ में और लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर बाग। 114 कहता क्या रूपक होता? नहीं भैया गलती कर रहा है यार, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। फिर कहा था इतनी बात बढ़ा चढ़ा के तुमने कह दिया, हाँ इतनी बात बढ़ा चढ़ा कह दिया, अच्छे से लगा, सीधा सीधा आंसर। जहां बिन कारण के कार्य का होना, अरे भैया कारण के बिना का, बिन पग चले सुने बिन कहना विभावना, बिना भैया कारण के काम हो रहा विभावना अलंकार, सीधा सीधा आंसर। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? छंद का सर्वप्रथम मिलता है छंददास से बना जिसका होता है ऋग्वेद। कहता है दोहे का उल्टा क्या? दोहे का उल्टा सोरठा होता है। देखो सीधे लिखा है वही, 11-13, 13-11 मंत्रों वाला। कहता है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। ये 16 आंसर दे दिया। कहता है रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होता है? कहता है रोला, अच्छी रोला छंद लिखा है, रोला छंद में रच दो, इसके मतलब है कि कहां लगा दें 119 में आंसर 24, 11-13-24 ये होता। हर गीत का छंद में कितनी मात्राओं की संख्या होती है? 14, 14, 14, 28। इसके मतलब ऑप्शन आपका सी, हट चोचो। कहता है वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अरे दो वेल मिलाओ भैया, मेल का नाम है तो संधि है। अरे मेल बराबर संधि, सीधा सीधा लगाओ आंसर, ये आपका लग गया, खत्म। शब्दों के योग को व्याकरण में क्या कहता है? शब्द शब्द जोड़ते चले जाएं तो भैया एक कंपाउंड होता है, अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड, COMPOUND। कंपाउंड माने क्या होता है? समास, ऑप्शन बी सही। कहता है सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मार्ग, देखो ये लिखा हुआ है और ये लिखा सन्मार्ग, अच्छी सन्मार्ग, अच्छी सन ना वर्ण जो है परिवर्तित होके कहां चला गया? सत्य में चला गया, तो सत्य धन मार्ग होगा। सन्मार्ग को कहते हैं सत्य का मार्ग। तो सतमार्ग कहां पे लिखा हुआ है? सतमार्ग, सतमार्ग, इसमें विसर्ग कह दिया भैया, विसर्ग बार नहीं है, हम सतमार्ग सीधा व्यंजन बारे में रखेंगे, बस मेरा ऑप्शन बी हो गया। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो कहता है मिला लेते हैं भैया, सूर्य धन उदय, तो सूर्य धन उदय हो गया। अब सूर्य क्या है? देखो सूर्य, तो इके मतलब है ये आ, ये धन और धन उ, तो आ ई ए आ उ ओ, तो यह संधि बन जाती है कि गुड़ संधि बन जाएगी? गुड़ संधि बन गई, आपकी ऑप्शन बी दिया गया। कहता पवित्र शब्द का सही दे, कहता पोधन इत्र कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं, पवधन इत्र गलत हो गया, पौ गलत, गलत, ऑप्शन बी सही, पवित्र का पोधन इत्र।
कहता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सब समास क्या होता है कि कई शब्द को मिलकर के एक शब्द मतलब संक्षिप्तीकरण, कंपाउंड है ना, संक्षिप्तीकरण। तो यहाँ संक्षेप लिखा, भाई ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन सी हो गया आपका। कहता है हिंदी में समास के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? अच्छी, हिंदी में अगर मुख्य प्रकार की पूरी की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो ये मतलब है 6 समास आपके दिए गए हैं, ये आपको आंसर हो गया। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रति शब्द पहले आ गया है। अगर पति आ जाए, यहां पर कहते हैं यथा आ जाए तो क्या होगा? अगर नि आ जाए तो फिर क्या होगा? कहता है इससे पहले, और कहता है निस आ जाए तो क्या होगा? तो कहता है ये सब भैया जो जो आ जाएंगे वो सब अब बेबस समास बनाएंगे। तो बेबस समास देखो जो अगर हर आ जाए तो हर वाला भी यही बनाएगा। तो प्रति यथा नि और निस्सार जो शब्द वाक्य प्रारंभ में आ जाए, ये आपके उपसर्ग लगे हैं मूल शब्द के पहले, और जय सब अव्यय पद होते हैं, अव्यय से अव्यय समास बनता है। क्वेश्चन, रातों रात में कौन सा समास है? अच्छी, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ। अच्छी, जहां पर एक शब्द की पुनरावृत्ति और कहता उसके रूप में कहता है विलोचन का काम करने लगती है, तो सीधा सीधा अव्यय समास बन जाता है, रातों रात दिनों दिन। पंकज या मृत्युंजय किस समास के उदाहरण हैं? भैया पहले पंकजी देख लें, हमें तो यहीं से देखना है। मृत्युंजय, मृत्युंजय, पंक, पंक धन जा, और मृत्यु ये लिखा है मृत्यु धन जय, ये देखो। तो कहने में रहा कि जो कहता है कि जल में जिसका जन्म हुआ हो, मतलब जब कहता है कि प्रथम शब्द कहता है अपना पूर्ण अर्थ ना दे करके और कहता है दूसरे या तीसरे अर्थ पे चला जाता है, तो भैया वहीं बहुब्रीहि समास बन जाता है। तो यही आपका बना हुआ है बहुब्रीहि। पंकज और मृत्युंजय दोनों बातें एक ही समास के अंदर दी गई थी। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? कहता उत्कर्ष, कहता है उत्थान अवनति। अरे राम राम क्या कर दिया यार, उत्कर्ष का अपकर्ष, सीधा अप लगा दो उपसर्ग उत्कर्ष में। आमिष का निरामिष, आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? निरामिष, ऑप्शन बी सही। जो उपकार को, जो उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं? आपका इस मुहावरे का आज से पूछा गया है। कहता है उपकार को एक मानने वाला होता है, उपकार को ना मानने वाला होता है। मतलब तुम्हारे एहसान को एक मानने वाला है, एक एहसान को ना मानने वाला है। कहता है एक कृतज्ञ होता है, कहता है उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ ना मानने वाला ऑप्शन पहला होता है। इसलिए आपको दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। कहता है उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? अरे भैया कोई आदमी जो है किसी चीज को नष्ट करता है तो दूसरा आदमी क्या करता है? लगाता है। तो कहता है ये नष्ट किया तो दूसरे आदमी लगाने वाला आ गया, खत्म हो गया, रोपण हो गया। कहता है रसाल किसका पर्यायवाची है? अरे ये बड़ा रसदार कोई वस्तु है। रसदार क्या कोई आकाश होता है? यानी काम काम का कि कोयल है ना, जल है, सीधा सीधा आम है। कहते हैं मदन सलाका किस पक्षी का पर्यायवाची है? बहुत बढ़िया है। अरे मदन कौआ को नहीं कहा जाता, ना मोर है, ना तोता है, सीधा मदन सलाका कोयल को कहा जाता है। मदन सलाका माना होता है मीठा स्वर देने वाला। कहता है जब ये क्रिया समाप्त कर तुरंत दूसरी क्रिया क्रिया हो और पहली क्रिया का क्या कहलाती है? तो कहता है जब एक क्रिया समाप्ति के बाद में दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये नाम दे, ये हाथ जैसे नाम दाद कहता, जैसे हाथ दिया गया होता और कहता है हाथियाना लिख दिया होता। हाँ, तुमने हाथिया दिया यार, क्या काम कर दिया यार। जैसे जूता होता है यहाँ पर, तो जूता का मतलब होता है जुतियाना, जूती याना, बस यही नाम धातु का मामला था, ऐसा कुछ दिया नहीं गया था। प्रेरणार्थक कर्ता स्वयं न कहकर दूसरे कराए और संयुक्त का जोड़ होता है, सीधा सीधा आंसर था आपका बी। हथियाना या चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? जो कि अभी बात कर रहा था, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो कहता कैसा है? कहता है नाम हाथ, नाम धातु क्रिया है। हाथ से हथियाना और चिकना से चिकनाना, बिल्कुल सही। जब करता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाए, अभी इसकी मन चर्चा का, जब करता स्वयं से कार्य ना करके दूसरे दिखाए। जैसे माँ ने नौकर से बच्चे को दूध पिलाया, तो मैंने माँ ने पिलाया नहीं, दूसरे काम करवाया। कहता है मैंने कमरे की सफाई करवाई, मैंने तो नहीं की, दूसरी करवाई। तो क्या हो गया भैया? सीधा सीधा ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? अच्छी, क्रिया का जन्म कहां से हुआ? कहते धातु से हुआ, संस्कृत भाषा के, तो धातु लगा दो, ऑप्शन सही हो गया। कहता है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? फिर ऑप्शन देखो डबल हो गया है।
अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए तो मामला बहुत गड़बड़ है। अर्थ के आधार पर देखें तो भैया तीन ही वो होते हैं। कहता है कौन भैया? कहता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होती है। फिर कहता है भैया जातिवाचक होती है। होती तो है जातिवाचक संज्ञा, हाँ होती है। और तो फिर कहता है, फिर क्या होता है? भाववाचक, भाववाचक। बस यही तीन दिए गए, 1 और ये 2 और ये 3, ये तीन दिए गए थे। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन? कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। कहता है भारत, प्रयागराज किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जैसे कोई देश कहीं दिया गया हो, और कहता है कोई देश हो, कोई पर्यटक स्थल ऐसे ही होता है। ऐसे कहते हैं नदियों के नाम भी होते हैं, जो भाषाओं के भी नाम होते हैं। तो कहीं ना कहीं से इनका भी संज्ञा के अंतर्गत विभेदीकरण किया गया है। तो देशों के नाम प्रयागराज, ऐसे कहते हैं उत्तर प्रदेश। तो हमारा व्यक्ति विशेष, नाम पद व्यक्ति विशेष, स्पेशल रेफरेंस प्रयोग होता है। सीधा सीधा आंसर लगा दो, आपका भी हो गया। कहता पहाड़ मनुष्य किस प्रकार की संज्ञा? अरे पहाड़ कोई नाम तो है नहीं, पहाड़ को तो कोई वर्ग का बोध करा रहा है, तो वर्ग का बोध कराएगा कौन होगा? जाति बात होगा। अरे मनुष्य तो पूरी दुनिया मनुष्य है, अरे मनुष्य का तो नाम तो बताओ कौन मनुष्य है? तो भैया जब ऐसे पहाड़ है, कहता है ऐसे मनुष्य है। हाँ, तो उन्हें ऐसे कह दिया, तेल कह दिया तो क्या कह दिया? कोई नाम तो लो, किस तेल की बात कर रहे हैं आप? ऐसे वृक्ष है, वृक्ष का नाम तो लो। कहते हैं लड़का, लड़का का नाम तो लो, कुछ नाम तो नहीं दे रहा है। तो वर्ग का बोध कराया, सीधा जाति बात है संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को क्या कहलाता है? अच्छी संज्ञा के लिए, संज्ञा के स्थान पर और संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाए, भैया कौन होगा? सर्वनाम। क्यों होगा? सर्वनाम होगा। ऑप्शन कहां दिया गया है? अर्वनाम, ये दिया गया है। कहता है सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है? कहता है उत्तरोत्तर संज्ञा। इस सर्वनाम का नाम है उत्तरोत्तर संज्ञा। कहता है कि वो जो संज्ञा के लिए आता है, उत्तरोत्तर संज्ञा। कहता है यह वह किस प्रकार के सर्वनाम है? अच्छी यह वह, तो भैया ऐसा है, कोई प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछने काम नहीं करता है, और निजवाचक में तो स्वयं आता है, और फिर कहता अनिश्चय वाचक सम कुछ कुछ वगैरह होता है। तो यह हुआ है भैया निश्चयवाचक सर्वनाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। स्वयं अपने आप किस प्रकार का? स्वयं में मैंने काम किया, अपने आप मैंने काम किया है। तो भैया निज की बात आती है, अपनी ही बात करे जहां निजवाचक सर्वनाम होता है। और कहता है रेलगाड़ी शब्द किस श्रेणी का शब्द है? रेलगाड़ी संकर भाषा का शब्द है। जब संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बनाए जाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे राजमहल संकर शब्द है, राज और धन महल। ये राज शब्द हमारी हिंदी भाषा का, ये आपका उर्दू भाषा का राज में संकर शब्द हो गया। इस तरीके से कई शब्द हैं जिनके सार्थक खंड ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? कहता जिनके सार्थक खंड हो जाएंगे तो भैया वो क्या होगा? तो कहता वो शब्द तो योगी होगा, लेकिन खंड नहीं हो रहा है तो शब्द रूढ़ होगा। क्योंकि ये शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होता है, एक योग रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है, बस उनके सार्थक खंड नहीं होते। अगर खंड कर दें तो कथा अर्थविहीन हो जाता है, वही आपका रूढ़। दशानन शब्द रचना की दृष्टि से क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया आपसे। दशानन 10 है, 10 है भैया, क्या है? तो कहता है रूढ़, रूढ़ तो नहीं होता है। फिर कहता है यौगिक, फिर कहता है योगी भी नहीं होता है, फिर कहता है योग रूढ़। यही है बहु बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। इस संसार में जितने भी कहता है योग रूढ़ शब्द हैं, वो ध्यान रखना है बहुव्रीहि समास के होंगे। योग रूढ़ शब्द जो दशानन है, इसे पहचान कर लियो बना। बहुत अच्छी सी बात। एक स्पीड बैच आपको बहुत कम पैसे में दिया जा रहा है, अपने साथियों को, अपने पढ़ने वाले, अपने चाहने वालों को। कहता है ये बात बता दो कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था अभी दिल्ली का, जिन लोगों ने बैच लिया था उनको बहुत अच्छी सफलता मिली। और मैं आपको ये बहुत कम पैसे में 199 रुपए में आपको ये बैच दे रहा हूं। एग्जाम वेब एप्लीकेशन पे जाएं, अन्यथा हमसे फोन से बात करें, आपको ये चीज, ये सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं बाग बाग होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत सही है। बाग बाग होना का क्या अर्थ होता है भैया? बहुत अच्छा मुहावरा आ गया। पहले लिखा है डर जाना, डर जाना नहीं होता है, मेहनत करना भी नहीं है। बात ऑप्शन बी और डी है। ये बाग बाग होना मतलब अति प्रसन्न होना। कहता है अधर में लटकना,
अरे अधर में लड़का ना, तुमने इधर का छोड़ा ना उधर छोड़ा, मतलब मैं संशय में दुविधा में पड़ गया। सीधा सीधा ऑप्शन बी। कहता है जो बहुत बोलता है, अरे या एक बाचाली भी तो होता है यार, एक मितभाषी होता है, तो ज्यादा बोले तो बाचाली, तो मतलब बाचाल पुरुष हो गया, ये मितभाषी कम बोलने वाला, ये ऑप्शन कोई नहीं है। की से जुड़ा वाक्य कौन सा होता है? अच्छी मैंने ये नहीं कहते, जब हम लोग वाक्य में पढ़ा करते थे हाई स्कूल इंटर में, तो कहता था राम ने कहा था कि मुकेश मेरे साथ स्कूल जाएगा, तो दो वाक्यों को जोड़ करके लगा देते थे, और जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले वाक्य बनाते थे तो शब्द में की आ जाता था, वही की जो है आपका मिश्र वाक्य होता था। तो ये कहना है कि सर्टेन सेंटेंस का वाक्य जो भी इनडायरेक्ट बनाया जाता था उसके लिए दैट की का प्रयोग किया करते थे, वही की का अर्थ होता है मिश्र वाक्य बनता था, यही आपका मिश्र वाक्य है। और तथा और से जुड़ा वाक्य क्या होगा? अच्छी तथा और संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि ये आपका योग सूचक होता है, तो ये आपका सीधा संयुक्त वाक्य में और का प्रयोग, तथा का प्रयोग, लेकिन का प्रयोग, जब तक तुम आओगे नहीं, नहीं यदि तुम मुझे बुलाओगे, कहता तो मैं आऊंगा। तो इस तरीके से जो वाक्य जो दिए जाते थे कहीं ना कहीं से वो योजक के रूप में जाते थे, और तथा वाला संयुक्त वाक्य है। वाक्य के दो मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? कहता वाक्य को भैया दो ही मुख्य अंग होता है, एक भैया सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, मतलब कहने का एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, काम खत्म। वाच्य के कितने प्रयोग होते हैं? कहता है वाच्य, वाच्य माने होता है वचन, वचन माने होता है अपनी बात को कहने का ढंग, और कहता है कोई व्यक्ति अपनी बात को केवल तीन तरीके से ही कह सकता है। कहता है कौन कौन बात थे? तो बात के कितने मुख होते? पहले तो तीन, ये लिख दो, पहले तो ये बात हो गया। कहता है एक भैया कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है, बस यही आंसर थे। कहता है मुझसे बैठा नहीं जाता, हाँ बैठा नहीं जाता, मतलब जहां पर कोई असहनीय असहनीयता प्रकट की जाती है, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता। और यहाँ पर एक खास बात होती है, जाता, खेलता, पढ़ता, यहाँ पर ना तो है का प्रयोग होता है, ना पर था का था थी का प्रयोग होता है, और ना भी गागी प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है, भाववाचक में यही खास बात पहचान होती है। तो कहां लगा दें किस प्रकार वाच्य है? तो भाववाच्य। कहता अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? बहुत साधारण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि मुझसे इतना हल्का सा, मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है हंसाने के लिए, मन को प्रफुल्लित करने। अष्टाध्यायी के लेखक सीधा सीधा पाणिनि थे। अब्ज शब्द का अर्थ क्या होता है? अब्ज मैंने एक चीज तो पढ़ी थी भैया, अब्ज मैंने चंद्रमा होता है। हाँ हाँ, क्या चंद्रमा का यहाँ लग दिया गया? नहीं, चंद्रमा एक में दिया गया है। अब्ज द्व्यर्थी शब्द है, अब्ज माने चंद्रमा भी होता है, अब्ज माने कमल भी होता है, ऑप्शन बी लगा। कहता है ही और भी जैसे शब्द का कहलाते हैं। अच्छा, मात्र ही और भी, केवल, ये शब्द निपात होते हैं। ये निपात शब्द क्या है? कहता है शब्द में, कहता है संज्ञा सर्वनाउन की दृढ़ता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और सब ये अव्यय शब्द होते हैं। तो निपात कहां लगाते हैं? एक छोटी निपात ऑप्शन बी लगा दिया। कहता है ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ज्योत्सना, तो कहने वाला है ज्योत्सना, ये तो आधा सा और होना चाहिए था, जब तक आधा सा नहीं वो नहीं बनेगा, ये है नहीं, अभी में आधा सा नहीं है, और ज्योत्स फिर नहीं है, ज्योत्सना का ऑप्शन बी। लोटा गड़बड़ किस प्रकार के शब्द हैं? अरे ऐसे कहते हैं फटफटिया, ऐसे कहते हैं छठवा कहते हैं, तो ऐसे कहते हैं गोलगप्पे कह दें, तो मतलब कहीं इन भाषा, इन शब्दों का प्रयोग कहीं व्याकरण की तरह पे कहीं भी शुद्ध नहीं है, लेकिन हम लोग अपने बोलचाल के रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब बोलचाल के रूप में अपने हम विशेष प्रयोग पे करते रहते हैं तो देशज कहलाते हैं। लोटा गड़बड़, ये फटफटिया, ये सब भैया ऐसे ही शब्द हैं। धीरे धीरे व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाता है? अरे तेते चलो भैया, धीरे धीरे चलो, यार रुक रुक के चलो। इसके मतलब है जब हमारे कार्य की जो क्रिया हो रही है और क्रिया की जो विशेषता बताए, क्या होता है? क्रिया विशेषण, सीधी सीधी आंसर कभी हो गया। कहता है कि महापुरुष में कौन सा समास है? ठीक, कहता है कि जब कोई मूल शब्द और मूल शब्द के पहले अगर कोई विशेषण लग जाए तो कर्मधारय समास होता है। तो देखो ये लिखा है पुरुष में, कैसा पुरुष है? महापुरुष है। हम लगाते थे कायर पुरुष, अगर यहां पर लगा देते हम कायर पुरुष तो भी तो भैया यही होता। हम कहते थे महात्मा,
महात्मा, ये के मतलब महा लगा हुआ है, महाधन आत्मा, ये के मतलब आत्मा कोई महान है, ये के मतलब ये कहता था। और यही जो शब्द कहता था यही विशेषण है, और जो शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, और उसके साथ जब योजक बन जाए तो कर्मधारय समास, सीधा सीधा ऑप्शन ये आपका भी चला। कहता है तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है, बहुत बढ़िया है। तिमिर माने तो अंधकार होता है भैया, रात, तो भैया हमें आलोक चाहिए ना, सीधा प्रकाश चाहिए। कहते हैं अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो कहता है अनुधन एषण, ये क्या लगाएंगे, तो कहता है अनुधन एषण, ये लगाएंगे। तो वे उधन ए बराबर वे, देखो ये लगा हुआ है अन्वेषण। कहता है गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है, गौरी शंकर, अच्छी दो लोग आ गए मिलकर के, हाँ पति पत्नी दोनों, तो भैया तो द्विगुओं का संख्यावाचक होता है, तत्पुरुष होता है, हमने कहा था ये परसर्गी शब्द होता है, और बहुवरीय जो होता है कहता है जो अलौकिक शब्द संसार में है वही आपके बहुवरीय हैं, ध्यान रखने वाले, तो कहते हैं बहुरूपिया, धक्कम धक्का, मुक्कम मुक्का, ये आपके बहुवरीय समास के अंतर्गत आते हैं। तो फिर बच्चा हमारे कहा द्वंद्व लगा हुआ है गौरी शंकर, क्योंकि योजक चिन्ह ही तुम्हारे द्वंद्व की पहचान बताता है। से यदि भय के अर्थ में हो तो कौन सा कारक होगा, हाँ कहता भय आ जाए, कहता यहाँ पर कहीं त्रास आ जाए, और कहता है कहीं पर कोई संदिग्ध अवस्था प्रकट हो, तो कहता सीधा सीधा हमारा क्या कारक होगा, तो कहता है कि त्रास भय अपादान, अपादान त्रास भय संकट अपादान कारक, सीधा सीधा। अहेर का तत्सम रूप क्या है, अहेर का होता है आखेट, अहेर का तत्सम रूप क्या है, तो सीधा सीधा होता है अहेर का आखेट, ये देखो आखेट भी लगा हुआ है। नव युवक में कौन सा समास है, ये मतलब नव लगा हुआ है, सही है, तो नव लगा हुआ है, अगर हम कहते हैं ये तो नव लगा हुआ है, नव, नव के मतलब नौ नहीं है, ध्यान रखना, नव के मतलब नौ नहीं है, ये गलत, नव के मतलब है नया लगा हुआ है। तो नया लगा, नया हो चाहे पुराना हो चाहे आधुनिक हो, ये तो सब समय की दी गई है, समय वाचक शब्द विशेषण होते हैं, तो आपका कहां लगा दें नवयुवक में, कर्मधारय समास। कहता है कि जो कहता है संज्ञक विशेषण विशेषता बताए, भैया वो विशेषण होता है, और ऐसे विशेषण पर जब पहले आ जाए तो कर्मधारय समास बन जाता है। आजीवन में कौन सा समास है, तो कहता है जीवन, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है जीवन है, और उससे पहले का लगा दिया उसने उपसर्ग आ लगा दिया, और आ उपसर्ग क्या है भैया, अव्यय भाव समास होता है, आजन्म, जन्म से, वही जन्म में आ लगा दिया तो जन्म, तो वही आपका लग गया आ उपसर्ग वाला शब्द, मैंने बताया यही आपका बना हुआ कर्मधारय समास। और अथ का विलोम शब्द क्या होगा, अथ का होता है इति, अथ माने अंत, इति माने ये, अथ माने प्रारंभ, और इति अंत वाला, जो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, अथ का इति होता है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखो जहां पर हमने कहा था स्वर और व्यंजन, तेजोमय, कहता है जहां स्वर और व्यंजन, कहता है दोनों का मेल हो, और कहता है उसका अर्थ, और कहता है आ से निकल जाए, तो समझ ले वहां विसर्ग संधि वाला होता है। और ऐसे जो है विसर्ग में कहा लगा हुआ है, तो तेज धनमय, ये देखो ऑप्शन बी लगा हुआ है। जैसे यशोधरा लिखा होता है, यशोधन लिखा होता है, यशोधन, तो हम क्या करते, तो कहता है यशा और धन धन लगा देते, यही मन मामला था यहाँ पर। अगर बहिष्कार लिखा होता कहीं पर, बहिष्कार, तो बहिष्कार में क्या होता है, तो कहता है बही लगा करके और धनकार लगा देते, तो हमारा ये आपका बन जाता है, यही आपका था विसर्ग संधि का उदाहरण। कहता है त्रिभुज में कौन सा सभा, तीन भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात एक समाहार है और संख्या दी गई है, द्विगु समास लगा दो, ऑप्शन आपका सही हो गया। लेकिन यहीं पर एक बात तुम्हें और समझाने वाली बात है कि अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता त्रिमुनि, ऐसे या लिखा होता त्रिमुन, तो ये आप ध्यान रखते, या लिखा होता कहीं पंच गंग, ऐसे या लिखा होता है पंच नद लिखा होता, ध्यान रखते ये समास आपके कहता द्विगु समास के अंतर नहीं आते हैं, कहता फिर क्या करें, अब बेपद लगाएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा।
कहता है गगनचुंबी में कौन सा समास है? कहता है आकाश को छूने वाला, का की के लगा तत्पुरुष समास लगा, तो ऑप्शन सही हो गया। कहता है जलवायु में का जल और वायु दो, ये योजक चिन्ह लगा है, द्वंद्व समास, पहचान सीधा सीधा लगा हुआ है। कहता है स्वजाति का विलोम शब्द का होता है कहता विजाति, स्वजाति का अजात लगा दिया, ऑप्शन जे सही, गलत हो गया, और जे लगा हुआ है तो स्वजाति का है, नहीं है, ये तो विजाति का आदमी है। चलिए, देहों का तत्सम रूप क्या होगा? कहते हैं गोधूम, कहां लिखा भैया गोधूम? गोधूल लिख दिया, ये तो गलत हो गया, जे गलत हो गया, जे गलत है, ऑप्शन गेहूं का गोधूम होता है, सीधा सीधा ऑप्शन था। अंधकूप चंद्रमुखी किस समास के उदाहरण है? अरे भैया कूप तो जे था और उससे पहला का लगा दिया उन्हें अंध, ये अंध लगा दिया, और अंध शब्द ये लिखा हुआ है क्यों, और ये लिखा है मुख तो था लेकिन मुख के पहले का लगा दिया, उसने चंद्र लगा दिया, चंद्रमा के समान मुख वाला, और चंद्रमा के और रूपक पद जगत संसार में जहीं की मिल जाए तो ध्यान रखना है कि वो कर्मधारय समास होगा। हमने यहां से पकड़ लिया कर्मधारय समास, देखो जे मिल गया, और अंधा लगा देते हैं हम, बहरा लगा देते हैं, गरीब लगा देते हैं, तब भी हमारा समास मिलता है। ये कर्मधारय समास की विशेषता होती है। यदि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो तो वह क्या कहलाता है? कहता है एक वाक्य दूसरे पर रहता है वो संकेत आता वाक्य कहलाता है। यदि तुम ना होते तो मेरा बहुत बुरा हाल होता, ये एक वाक्य दूसरे पर। चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 183, किस लिपि में लिखी जाती है? वाह क्या अच्छा, एक में मैंने पढ़ा था हिंदी भैया, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन भी लगा दिया, कितना आंसर बढ़िया था आपके लिए। कहता है दुख मित्रता किस संज्ञा के भेद हैं? अच्छा, कहता है दुख है, ऐसे मित्रता है, ऐसे कहता है चतुरता कर देता तो, और फिर कह देता है ये सुंदरता कहता है। ये मतलब है कहीं ना कहीं से एक शब्द ना पकड़ पाए लेकिन दूसरे से पकड़ मिल जाता है, क्योंकि मित्र शब्द जब जाता है संज्ञा है, और जाते संज्ञा में ता शब्द लग जाता है तो भाववाचक बन जाता है। आपने सीधा भी लगा दिया मैंने, सीधा 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 होता। महेश गणित में कौन सी है? तो कहता है महाधन ईस लगा हुआ है और गणधन ईस लगा हुआ है, तो सीधा सीधा गुण संधि लगा दो, आपका तो सही हो गया। प्रत्युत्तर में कौन सा है? तो प्रति लगा हुआ है, प्रतिधन उत्तर, ये पहले से ही आपके आंसर आ चुका, प्रत्युत्तर प्रतिधन उत्तर, तो प्रति का लगा हुआ है, देखो जे लगा हुआ है, ध्यान रखने वाली बात है। जिस समास में तीसरा पद प्रधान हो वह कौन सा होता है? कहता है जिस शब्द का विग्रह करने पर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो कहता है बहुब्रीहि हो जाता है, जे लिखा हुआ है। दशानन दिश के आना राज रावण वाला वही मामला करते हैं, तो सीधा सीधा ऑप्शन ये। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है? अरे यार भैया द्वंद्व समास होता है, दिख तो संख्या दी जाती है, तर्पण कारक चिन्ह होता है, बे होता नहीं है, कहता द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद संज्ञा। हिंदी भाषा, हिंदी भारत की क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है, अभी राष्ट्रभाषा नहीं बनी है। तो कहता है मृग का पर्यायवाची, अरे मृग क्या, कक्षा एक वाले पढ़ के आए, हिरण होता है भैया। बहुत बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यार बता दिए तुमने। हाँ अच्छा शांत। परोपकार, परधन उपकार, अरे परोपकार 191, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुण संधि उपकार, तो आ धन उ बराबर ओ, परोपकार कहां लगा दिया? गुण संधि लगा दिया। कहता है कि हंस का स्त्रीलिंग क्या? हंसनी, कहां लिखा हुआ है? हंसा लिख दिया, हंसी, ये ऑप्शन बी हंसनी, बहुत सही है। कहता है आंख का पर्यायवाची क्या होगा? कहता है आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा, हम तो धोखा हो रहा था भाई, गलती हो रही थी। तो कहता है आंख का तो नयन होता है, ये तो सही है। कहता है नयन चक्षु भी होता है, दो ऑप्शन, लोचन भी होता है, रसाल नहीं, रसाल तो आम का है। अट्टालिका का तद्भव रूप का अटारी, कहां लिखा भैया अटारी? ये देखो ऑप्शन दिखा लिखा ऑप्शन। कहता है आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, देखो आविर्भाव का तिरोभाव होता है। और कहता है ठीक है आपके लिए फिर एक बहुत अच्छा मौका और बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए मेरी बहुत अच्छी टीम आपके साथ लगी हुई है। आप जाएं और उत्तर प्रदेश की पुलिस का अवसर नहीं चूकने देना है, और मुझे एक सीट अवश्य चाहिए और ये मौका मुझे नहीं गंवाना है। क्यों कि मुझे एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म एग्जाम में एप्लीकेशन मुझे मिल गया है, अब मैं निश्चय ही सफल होकर रहूंगा। चलिए इसकी बात बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छा बैच
अगर आप संपर्क करते हैं, फोन नंबर पर संपर्क करते हैं, तो आपको हमारी टीम के द्वारा और हमारे डायरेक्टर के द्वारा उस पर आपको छूट भी मिल सकती है। मौका मत गंवाएं। और आपके लिए एक होम गार्ड का बैच भी लॉन्च हो चुका है। उसमें सारे क्वेश्चंस और सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं आपको जो शामिल किएंगे उनकी बहुत अच्छी तैयारी उसमें दी गई है। आप जाएं, पूरे नोट को खरीदें और उन्हें अच्छी प्रैक्टिस, टॉपिक, मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ उपलब्ध है और आप उसके साथ अपने साथियों को अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए और अच्छी तैयारी